नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष मधेश संबंधी कुछ विश्लेषण को लेकर। आइए बात करते हैं कि आखिर मधेसी दल क्यों कमजोर हो रहा है। मधेश मुद्दा यथावत है, लेकिन दल कमजोर हो रहा है। और जो दल अगर अपने को जीवित रखना चाहता है तो वह भी मधेसी मुद्दा को लेकर ही जीवित रखना चाहता है। लेकिन जब दल सत्ता में पहुंचती है तो इसका मधेसी मुद्दा गौण हो जाता है। उसके बाद में किस तरह सत्ता में जाए और किस तरह कुर्सी बचावे, केवल एक ही मुद्दा रह जाता है। और इस मुद्दा को सभी पार्टी करीब करीब अपनाते हैं। और जो सत्ता में मजबूत पार्टी है वह मजबूत पार्टी मधेसी दल का प्रयोग करता है, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है कि मधेसी दल को हम किस तरह मिलाकर हम सरकार बना लें, मधेसी दल को 2-3 मंत्रिमंडल दे दे। बस यही उपयोग, चाहे वह केपी ओली नेतृत्व वाली एमाले हो या शेर बहादुर देवबा वाली कांग्रेस पार्टी हो, मधेसी दल को इस तरह कुछ प्रलोभन देकर वह उसके मुद्दा को गौण कर देता है। अब प्रलोभन क्या है तो मंत्री पद ही एक प्रलोभन है और कुछ नहीं। आइए आज हम बात करते हैं जसपा और लोसपा की। आज के कुछ पत्रिका में कुछ खबर निकली है, कांतिपुर निकाला है। इसके बीरगंज संवाददाता भूषण यादव ने कुछ लोगों का प्रतिक्रिया इसमें दिया है। अब उसका जसपा एमाले के साथ तालमेल कर चुनावी मैदान में आ गया है। जो जसपा कुछ दिन पहले तक सत्ताधारी के साथ था, इसने जसपा को एमाले क्या दिया है तो 17 सीट और 32 प्रदेश सभा में ये इस सीट को लेकर जसपा मैदान में है। वहीं जो लोसपा है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, उसको केवल वह 7 सीट मिला है नेपाली कांग्रेस के तरफ से और 16 सीट प्रदेश में। यह 7 सीट इतना कम है, जो पिछली बार जो जीत कर आई थी लोसपा जिस रूप में, उसकी आधी सीट भी नहीं है। तो आखिर क्या कारण है इसमें, और जो इतना कम सीट में? तो इसका एक ही कारण है कि ये लोग अपना मुद्दा को आगे नहीं रखे हैं और अपना कुर्सी को आगे रख लिए हैं। और कुर्सी आगे रखने में इनसे त्रुटियां जरूर हुई है। आइए 1-2 विश्लेषक हैं जो कि इस पर अपना राय दिए हैं। उसका मानना है, यही कांतिपुर में है, जिसे विश्लेषक विनोद गुप्ता, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही बात कही है। उनका यही मानना है कि यह लोसपा पिछला जो चुनाव जीते थे उसका भी आधी सीट पर है। जी, इसी तरह एक ठाकुराम बहुमुखी कैंपस के वीरेंद्र प्रसाद शाह है, उनका भी विश्लेषण कुछ इसी प्रकार है। जो नेपाली में लिखा है कि जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अर्को लाई देखाई दिने प्रवृत्ति कारण मधेश केन्द्रित दलहरू आफै सिद्धिने अवस्थामा पुगेका छन्। यानी कि जब सत्ता में पहुंचकर केवल दूसरे पार्टी को, यानी कि दूसरे मधेसी को से ही बदला लेने की प्रवृत्ति बरकरार रखने की वजह से यह पार्टी इतना नीचे पहुंची है। लोसपा अहिले कांग्रेस नेतृत्व को सत्तारूढ़ गठबंधन में छ। उनले भने अर्को दल जसपा एमालेसँग गठबंधन गरी चुनावमा होमिएको छ। वीरेंद्र शाह जी ही
कहते हैं कि और कुछ नहीं, केवल इन पार्टियों में ईगो प्रवृत्ति हावी है कि हम बड़े तो हम बड़े, जो छोटा भी अपने को छोटा करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह एक शिव पटेल जी हैं, जो यही मधेसी पार्टी में उन्होंने 20 वर्ष बिताया है, लेकिन इस बार शिव पटेल जी मधेसी पार्टी को छोड़ के एमएलए में चले गए और वो अपना 20 वर्ष का अनुभव में यही बात कर रहे हैं। मधेसी पार्टी मधेश केन्द्रित दलहरू मतदाता माझ जान कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दल को सहारा चाहिएको छ। चूँकि चुनावमा जितेर संसदमा पुगेपछि आन्दोलनको एजेन्डा कसरी स्थापित गराउने भन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने ध्याउन मात्र लागे। हाल एमाले का मध्य प्रदेश समिति सदस्य रहेका शिव पटेल का यह तर्क है। उनका शिव पटेल जी जो 20 वर्ष इसमें बिता चुके हैं, उनका यही मानना है कि पार्टी प्रवृत्ति केवल हम सत्ता में रहने के लिए, जो बाहर है उसको भी यही चीज है कि हम कैसे सत्ता में पहुंचे, बस यही। आखिर जनता तो सब चीज देखती है। तो अब जनता के नजर से ये पार्टी गिर गई है, इसके पास अब कोई वैसा मुद्दा नहीं रहा है और न तो इस पार्टी ने कोई नया नेतृत्व को ही आगे लाया है। सबसे बड़ी बात क्या है मधेसी पार्टी में कि नेतृत्व की कमी है। जो नेतृत्व आगे आ गया है वह नेतृत्व किसी दूसरे को, अपने नीचे वाले नेतृत्व को आगे आने नहीं देना चाहता है। बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल यही है। जो अध्यक्ष है वह दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है और नया नेता बस उनके पीछे दब जाते हैं। और यही कारण हुआ है कि न तो जसपा एमएलए से सही से बार्गेनिंग कर पाया है और न ही लोसपा कांग्रेस से बार्गेनिंग कर पाया है। लास्ट में इन लोगों की स्थिति यह हुई कि किस तरह किसको कहां से टिकट दिया जाए यह भी अनिश्चित हो गई और इसी में आकर फंस गए हमारे लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो। राजेंद्र महतो जी जो कि जनकपुर से चुनाव जीते थे पिछली बार, इस बार जनकपुर छोड़ दिए हैं और वो सरलाही में चले गए हैं। और सरलाही में इनका पुराना मित्र जो महेंद्र राय यादव है, ये इनके प्रतिद्वंदी हैं। अब वहाँ हुआ क्या कि गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन से राजेंद्र महतो भी पहुंचे और कांग्रेस गठबंधन से ही महेंद्र राय यादव भी पहुंचे। अब दोनों में हो गया कि हम दोनों कह रहे हैं कि हम गठबंधन के कैंडिडेट हैं, लेकिन कल पता चला है कि गठबंधन ने महेंद्र राय यादव को बोल दिया है कि गठबंधन के तरफ से है। तो अब महेंद्र राय यादव भी गठबंधन नहीं, वो माओवादी का कैंडिडेट होकर लड़ रहे हैं और ये राजेंद्र महतो अब लोसपा के कैंडिडेट होकर लड़ रहे हैं। दोनों में, दोनों केंद्र स्तर के नेता, दोनों में ये घमासान हो गया है, ये टक्कर हो गया है। यह जस्ट अपनी गलती के कारण हुआ। राजेंद्र महतो जो जनकपुर से लड़े थे, अंत तक था कि ये जनकपुर से लड़ेंगे, लेकिन बताया जाता है कि जूली महतो को देखकर और उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर राजेंद्र महतो हिम्मत नहीं कर पाए। और एक खबर आ रही है कि स्वयं जो जूली महतो के भाई साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति यानी कि उपेंद्र महतो, शायद इनका भी कुछ हस्तक्षेप हुआ है गुप्त रूप से, जिसके कारण राजेंद्र महतो जनकपुर छोड़ने पर विवश हो गए हैं। लेकिन अब इनको समस्या पड़ रहा है सरलाही में कि सरलाही में महेंद्र राय यादव जो कि मंत्री रह चुके हैं, इनसे टक्कर हो गया है और यहाँ पर गठबंधन कोई निर्णय नहीं कर पाया।
तो अब राजेंद्र महतो भी गठबंधन के कैंडिडेट और वो भी कह रहे हैं गठबंधन के कैंडिडेट, लेकिन फिलहाल दोनों लड़ रहे हैं, एक माओवादी के टिकट पर और एक लोसपा के टिकट पर। तब है कि राजेंद्र महतो टक्कर दे रहे हैं। बताया जाता है कि महेंद्र राय यादव चूँकि पिछली बार वहीं से जीते थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी अब उतनी नहीं रह गई है जितना पहले थी, लेकिन क्षेत्र तो उनका है। यह तो अभी प्रारंभिक मतदाता का मनोबल का रुझान है, लेकिन राजेंद्र महतो का दावा है कि वो परास्त कर देंगे, वहाँ से जीत जाएंगे। अब ये तो पता चलेगा आपको 20 नवंबर को ही, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब। और ये लोसपा के साथ केवल वही हुआ है ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूँ कि लोसपा के एक बहुत बड़ी नेत्री सुरीता शाह, तो सुरीता शाह आपको लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है और पूर्व संघीय राज्य मंत्री भी है। अभी निर्वर्तमान प्रदेश सांसद बागी बनकर महोत्तरी 2 खौस से स्वतंत्र उम्मीदवार की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। अब आप बताइए कि ये सुरीता शाह जो इससे पहले के चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट लाकर जीती थी और वह मानी जाती है, दबंग नेत्री मानी जाती हैं। वो अभी भी वो है, उनका जन्म स्थान मधुबनी है और वह खुलकर कहती है कि मैं अपनी मातृभूमि को नहीं भूल सकता हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ और वैवाहिक नाते से मैं नेपाल में आई हूँ, इसलिए मेरा यह अधिकार बनता है। तो और यही चीज़ कहकर उनको वोट भी मिलता है और उनके पक्ष में वहाँ की जनता भी है। इस बार लोसपा इतनी जल्दबाजी में टिकट का वितरण किया कि सुरीता शाह को ही बाईपास कर दिया। अब गलती तो हर एक स्टेज पर जो व्यक्ति वोट ला सकती है उसी को टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने पिछली बार सुरीता शाह ने राजकरण प्रसाद शाह को लगभग 9000 मतों से पराजित किया था और सुरीता शाह का हल्ला भी था कि वो मुख्यमंत्री की भी दावेदार रह चुकी है, लेकिन वो चूंकि वोट की गिनती में वो पीछे पड़ गई, इसलिए सुरीता शाह नहीं बन पाई। उनके पक्ष में वही नहीं, बॉर्डर साइड के भी काफ़ी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मैं जैसे ही कल से हमारी हिमालय में मधुकर जी का एक रिपोर्ट आया है, उसके बाद मुझे भी पटना और दिल्ली एवं मधुबनी से कई फ़ोन आ गया है जो आखिर सुरीता शाह को नहीं देने का कारण क्या है, ये टिकट क्यों नहीं दिया गया, कौन सा दबाव पड़ा जो सुरीता शाह को वहाँ से नहीं रखा गया। तो यह स्पष्ट है कि सुरीता शाह जिस तरह से वो हिंदी का वकालत करती थी और हिंदी के पक्षधर थी, जब भी वो हिंदी में भाषण देती थी और मधेश मुद्दा को खास करके नागरिकता मुद्दा को जिस तरह से वो प्रस्तुत करती थी वह बहुत लोगों को नहीं पचता था। हर जुलूस में, हर नाराबाजी जब भी होता था तो उसमें सुरीता शाह सबसे आगे रहती थी। तो और उसका मानना था कि मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। और हो सकता है कि भारत की बेटी होने के कारण भी यही दबाव पड़ा होगा। जब ये मधेशवादी पार्टी कांग्रेस के इशारे पर चलती है, जब यह पार्टी ओली जी के इशारे पर चलती है, तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन इसी पर हमारे कई प्रतिक्रिया भी आया है। एक हमारे लोसपा के ही नेता है, हिंदी अभियानी रमन पांडे, उसने टिकट वितरण का बहुत ही जोरदार विरोध किया है। वो पांडे का कहना है
कि इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कि जीतने वाले नहीं है, लेकिन सुनीता शाह को टिकट से वंचित कर दिया गया है। और उसने सीधा आरोप लगाया है कि महंत ठाकुर शरद सिंह भंडारी ने लोसपा के अहित में काम किया है। अब भले ही उनकी यह, चूंकि रमन पांडे को भी टिकट नहीं मिला है, हो सकता है कि इसका गुस्सा भी हो उन्हें, लेकिन पांडे ने कहा है कि 33 वर्षों तक मधेश के लिए लड़ने वाले केवल रमन पांडे ही नहीं, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको कि टिकट नहीं दिया गया है। उसने प्रश्न किया है कि आखिर क्या कारण है कि चंदा चौधरी महंत ठाकुर जैसे के विश्वास पात्र थी, लेकिन लोसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम ली। चूंकि चंदा चौधरी बहुत ही लोसपा में उसका योगदान है। पूर्व संघीय राज्य मंत्री अरविंद शाह मेयर और अजय गुप्ता जैसे नेता ये माले सहित अन्य पार्टी का दामन थाम लिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस पर गहन चिंतन करना होगा, लेकिन अभी ये लोग क्या गहन चिंतन करेंगे? स्वयं महंत ठाकुर अपने क्षेत्र में परेशान है। वो भी अब वहाँ महोत्तरी में लड़ रहे हैं 3 से, जहाँ की बहुत कठिन परिश्रम उन्हें करना पड़ रहा है। इस बार वो स्थिति नहीं है जो जनता सीधे वोट दे देगी उनको। उनका संघर्ष हो रहा है उन्हीं के पार्टी का, और उन्हीं का चेला माने जाते हैं बृखेश चंद्र लाल, जो कि संविधान सभा में भी रह चुके हैं, और वही उनके खिलाफ नॉमिनेशन कर दिए हैं। वैसे उनका मुख्य प्रतिद्वंदी एमआलए से है, लेकिन एमआलए के बाद जो इनका अपना पॉकेट वोट है महंत जी का, वह वोट बृखेश चंद्र लाल जरूर अपने खाते में ले लेंगे, क्योंकि बृखेश भी वहाँ के दबंग नेता माने जाते हैं और बहुत ही पुराने नेता माने जाते हैं। जनकपुर के मेयर भी रह चुके हैं और इनका घर भी वही क्षेत्र पड़ता है। तो अब देखा जा रहा है कि महोत्तरी 3 नंबर में जहाँ की इनकी उम्मीदवारी है, तो उस उम्मीदवारी में जब इनका अपना ही वोट 2 तरफ बटेगा तो तीसरा व्यक्ति उसमें फायदा ले सकता है। अब एक ही चीज है कि महंत जी बहुत पुराने 80 पार हो चुके हैं और पुराने नेता है, संभवतः अब इसके बाद ये छोड़ भी देंगे, नहीं भी लड़ सकते हैं। तो लोगों के मन में यह उपज हो जाए कि चलो एक बार फिर महंत जी को दे दे। अध्यक्ष भी है, इन्हीं पर टिका हुआ है, और तब महंत जी निकल सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड तब करता है जो श्री महंत ठाकुर अपने क्षेत्र के मतदाताओं को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या यह अपने पार्टी में जो गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करेंगे? क्या यह मानेंगे कि इनकी भी कमजोरी है और इन्होंने अपने साथियों पर सही नियंत्रण नहीं कर पाया? क्या इनके साथी कुर्सी के लालच में नहीं गए थे सत्ता में? वो एमएलए भी बना दिया 17 दिन के लिए और उसके बाद इधर आ गए, और वही जो एमएलए से 60 गांठ था वही एमएलए को छोड़कर अब शेर बहादुर देवपा के खेमे में गए हैं, जिस खेमे में इतनी जल्दबाजी हुई है कि इन्होंने अपने आदमी को भी टिकट नहीं दे पाया है। तो मित्रों, आज हम इतना ही रखते हैं मधेश की स्थिति पर। मेरा यह एपिसोड जारी रहेगा, क्योंकि जब तक चुनाव है तब तक चुनावी सरगर्मी आपको बताते रहेंगे। आज का जो मैं बताया हूँ यह नॉमिनेशन के बाद का प्रारंभिक रुझान है, और यह धीरे धीरे चेंज भी हो सकता है। जो अभी जिनकी जीत नहीं देखी जा रही है वह भी लास्ट तक जीत को अपना सकते हैं। तो मैं आपको फिर इसका डिटेल लेकर हाजिर रहूँगा। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।
नमस्कार।